नमस्कार। कक्षा 10 की टेक्स्ट बुक सीरीज का एक और अध्याय लेकर मैं फिर हाजिर हूँ, विजेंद्र सोनी, गंगानगर। इसका टाइटल है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारत से संबंधित जितने भी खनिज हैं उनका परिचय करने के साथ उनका वर्गीकरण हम इस अध्याय के अंतर्गत समझेंगे। स्टार्ट करते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें सबसे पहले हमें यह जानना है कि खनिज है क्या। खनिज है क्या, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो खनिज है क्या, इसके लिए यदि हम एक ही लाइन में उत्तर जाने तो वो ये है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका सरफेस है। इस सरफेस को खोद करके निकाले जाने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खोद करके निकाले जाने वाले, प्राकृतिक रूप से खोद करके निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। इसमें धातुएं भी शामिल है, धातु भी शामिल है, अधातु भी शामिल है। इसमें अलोह धातु भी शामिल है, लोह धातु भी शामिल है। तो इसके विभिन्न रूप हैं, वो हम इस अध्याय के अंतर्गत आगे जानेंगे। क्लियर है? अब हमें देखना है ऐसे खनिज जो हम प्रतिदिन यूज तो करते हैं लेकिन उनका परिचय हमें पता नहीं है। वो प्रतिदिन हमारे सामने तो रहते हैं, हम उसका यूज भी करते हैं। जैसे जैसे दांतों को गलने से रोकने वाला जो खनिज है वो फ्लोराइड है, फ्लोराइड। ठीक है। और ये फ्लोराइड जो है वो खनिज नमक से हमें प्राप्त होता है और डेली हम उसका यूज करते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक जो दंत मंजन में खनिज का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं टिटेनियम ऑक्साइड। टिटेनियम ऑक्साइड जो हमारे दंत मंजन में हम यूज करते हैं, उस खनिज का हमें ये पता होना चाहिए कि ये टिटेनियम ऑक्साइड है। ये डायरेक्ट आने वाले सवाल है क्योंकि आपकी कक्षा 10 की किताब में ये उदाहरण दिए हुए हैं। क्लियर है? एक अबरक जो है वो कुछ दंत मंजन में चमक प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है, अबरक। और टूथपेस्ट और टूथब्रश की ये जो कीप बनाने के लिए और टूथब्रश बनाने के लिए, पेस्ट की कीप और टूथब्रश बनाने के लिए हमें पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक जो होता है उसका यूज करना पड़ता है। तो ये उदाहरण आपने ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? अब ये खनिज पाए कहाँ जाते हैं? देखें, सारे के सारे खनिज का यदि हम संबंध देखेंगे तो वो भूपर्पटी से होगा। भूपर्पटी के इर्द गिर्द वो पाए जाएंगे। और यदि हम इन खनिजों को काउंटेबल देखें तो 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हम कर चुके हैं जो कहाँ से निकलते हैं? भूपर्पटी को खोद करके हम निकालते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले खनिज कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो धात्विक खनिज है, एक अधात्विक खनिज है, एक ऊर्जा खनिज है। धात्विक खनिजों को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। एक कौन सा? लो धातु और एक अलो धातु। और एक वो हो गए हैं जो इन दोनों के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य खनिज होते हैं। क्लियर है? लोह धातु में कौन कौन सी चीज आएगी? यहां से सवाल आने के चांस ज्यादा रहेंगे। जैसे लोहे की बात कर दी, मैग्नीज की बात कर दी, या निकिल की बात कर दी, कोबाल्ट की बात कर दी। ये चारों एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखने हैं। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? लोह खनिज के अंतर्गत आ रहे हैं। एलोह में कौन कौन से आ जाएंगे? तांबा है, सीसा है, जस्टा है, बॉक्साइड है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। ये सारे एलोह के अंतर्गत आ जाते हैं और इसमें जो बहुमूल्य है वो इसमें अलग हम शो कर सकते हैं, लेकिन आएंगे किसमें? एलो धातुओं के अंतर्गत आएंगे। धात्विक हमने यहां पढ़ा और अधात्विक की बात करते हैं। अधात्विक में अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनाश्म जिसको चूना पत्थर कह देते हैं, संगमरमर हुआ, बलुआ पत्थर हुआ, ये कौन से हैं? अधात्विक खनिज है। और एक होता है ऊर्जा खनिज जिसको हम ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई। तो ये खनिजों का वर्गीकरण है, ये हमें ध्यान में रखना है। सवाल इसमें से क्या पूछा जाता है कि कौन सा धात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है या नहीं आता, आता है या नहीं आता, इसमें से कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, कौन सा अधात्विक के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इसमें से सवाल पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि खनिज प्राय जो शैल समूहों में पाया जाता है, किन चट्टानों में पाया जाता है, वो कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, उनकी विशेषता क्या रहती है। तो मुख्य जो खनिज पाए जाते हैं वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाएंगे, और इसमें कौन से धात्विक और अधात्विक सभी खनिजों का इसमें जमाव रहेगा। मुख्य जो धात्विक खनिज हैं वो कौन से है, जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, जो अभी हम पढ़ करके आए थे। ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलेंगे। अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं, जब भी अवसादी चट्टान की बात आ जाए तो आपने ऊर्जा से संबंधित जितने खनिज हैं उनका जमाव कहाँ मानना है, अवसादी चट्टानों में मानना है। जैसे कोयला की बात आ गई, जैसे पेट्रोलियम की बात आ गई, जैसे पेट्रोलियम गैस की बात आ गई, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत मिलेंगे, और उनकी क्षैतिज परतों में इनका जमाव होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है। इसके बाद खनिजों का निर्माण जो है वो धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी होता है। देखिए, दो हमने पहले पढ़ लिया है, जिसमें आग्नेय और अवसादी की कायांतरित की बात की थी, दूसरा अवसादी की बात की थी, तीसरा जो प्रकार है वो धरातलीय चट्टानों के अपघटन की बात की है हमने। ये क्या होता है कि चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात की घुलनशील तत्व है वो कटाव हो गया है उनका, और शेष जो चट्टानें रही हैं उसमें कौन से खनिज रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से निर्मित खनिज हैं। और ऐसे खनिज का उदाहरण बॉक्साइट है, ये आपने ध्यान में रखना है, बॉक्साइट। क्लियर है। चौथा जो आपने उदाहरण देखना है वो है जलोढ़ जमाव के रूप में। जलोढ़ जमाव के रूप में ये क्या होता है कि पहाड़ों के आधार तथा घाटी की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। इसको प्लेसर निक्षेप कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छप गया मानो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लेना इसको अच्छे से। इसको प्लेसर निक्षेप कहते हैं। और ऐसे प्लेसर निक्षेप के अंतर्गत पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं, तो इसमें सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम जो बहुमूल्य खनिज हैं वो प्लेसर निक्षेप के अंतर्गत आ जाएंगे। महासागरीय जल में भी खनिजों का निक्षेप मिलता है। उसके उदाहरण हमने सामान्य नमक की बात की, मैग्नीज की बात की, ब्रोमाइन की बात की और मैग्नीज ग्रंथिकाओं की बात की। ये सारे जो हैं वो कहाँ मिले, कौन से खनिज के अंतर्गत आएंगे, महासागरीय जल के खनिज माने जाएंगे। एक होता है रेटोल। रेटोल क्या, जैसे चूहा जो होता है ना, चूहा एक लंबी यूं खोद करके सुरंग तैयार कर देता है। इस प्रकार की यदि कोई सुरंग हो, वो चूहे द्वारा निर्मित नहीं है, लेकिन इस प्रकार की दरार के रूप में यदि कोई खनिज का जमाव है तो वो क्या कहलाएगा, रेट होल खनन कहलाएगा। और ऐसा रेट होल खनन कहाँ देखने को मिलता है, जैसे मेघालय में कोयले की बात आ गई, लोहा अयस्क की बात आ गई, चूना पत्थर की बात आ गई, डोलोमाइट की बात आ गई। ये किस प्रकार के उदाहरण है, ये रेट हॉल के उदाहरण है। क्लियर है। इसमें आपने जोवाई और चेरापूंजी में कोयले के खनन का उदाहरण देना है, जिसमें एक पूरे परिवार के सदस्य एक लंबी सुरंग के रूप में खोद करके और यहां से खनिज निकालते हैं। इस प्रकार का खनिज क्या कहलाता है, रेट होल खनिज कहलाता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम एक एक खनिज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों में जो कुल उत्पादन का मूल्य है उसका 3/4 भाग लौह खनिज के अंतर्गत आता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और इस लौह खनिज के अंतर्गत सबसे पहला जो खनिज आएगा वो लोहा अयस्क होगा। मैं लौह खनिज के अंतर्गत उन 4 खनिजों की बात कर रहा हूं, जैसे मैग्नीज की बात की, लोहे की बात की, इस्पात की बात की। ये लौह खनिज के अंतर्गत आने वाले खनिज है। उसमें भी सबसे पहला कौन सा, लोहा अयस्क। देखिए, लोहा अयस्क को आधारभूत खनिज कहते हैं। छपने वाला सवाल है, याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा यदि लोहे का जमाव देखें तो जमाव तो कर्नाटक में मिलेगा, और उत्खनन या उत्पादन की बात करेंगे वो उड़ीसा में मिलेगा। ये 11% पर मत जाना, मैं जमाव की बात कर रहा हूं। ये जो तालिका है
वो उत्पादन की तालिका है कि उत्पादन तो 11% होता है कर्नाटक में, लेकिन भारत में जमाव जो संरक्षित भंडार है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? कर्नाटक में है। और उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? उड़ीसा में होता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? लोहा अयस्क को हम विकास की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। कितने टाइप का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। जो सबसे उच्च कोटि का लोहा है उसे मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा कहते हैं। छपने वाला सवाल है, ध्यान में रखना। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसी कारण ये चुंबकत्व का सर्वश्रेष्ठ गुण प्रदान करता है। कौन सा? मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा। अब जो सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में काम आने वाला लोहा है तो वो हेमेटाइट प्रकार का होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सा काम आता है? हेमेटाइट प्रकार का लोहा। इसमें लोहांश की मात्रा कितनी होती है? तो वो 50 से 60% तक होती है। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखनी है। भारत में लोहा अयस्क की कुछ पेटियां हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ये पेटियां कौन कौन सी है। तो सबसे प्रमुख पेटी कौन सी है? उड़ीसा झारखंड की पेटी। देखें, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है। और उसमें कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर ये उत्पादन होता है? उसमें मयूरभंज, केंदुझर, ये कहाँ के क्षेत्र हैं? ये उड़ीसा के क्षेत्र हैं। मयूरभंज और केंदुझर ये जिले हैं। इन जिलों में जो खदानें हैं उनका नाम कौन सा है? तो बादामपाड़। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बादामपाड़। अब बादामपाड़ कहां पर है? मयूरभंज और केंदुझर जिले में है। और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ऐसे ही हम झारखंड की बात करते हैं तो सिंह भूमि तो जिला है, गुआ ये जिला है। वहां पर सिंह भूमि में गुआ और नुआ मंडी ये क्षेत्र हैं। यहां पर हेमेटाइट प्रकार का हमें लोहा मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। एक पेटी है दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। ये पेटी कहाँ स्थित है? देखिए, चंद्रपुर जो है ये तो आ गया महाराष्ट्र का, और दुर्ग और बस्तर है ये आ गया छत्तीसगढ़ का। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बेलाडीला पहाड़ी का जो लोहा है ये भारत का सबसे उच्च कोटि का लोहा है, हेमेटाइट प्रकार का। सीधा पूछे जाने वाला सवाल है कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का लोहा कहाँ मिलता है? तो वो बेलाडीला की खान में मिलता है। और बेलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। सीधा छपने वाला सवाल है, आया हुआ भी है। अब इन खानों से होता क्या है? इन खानों से विशाखापत्तनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम क्या है? एक बंदरगाह है जहां से जापान और कोरिया को लोहा निर्यात किया जाता है। एक जो पेटी है वो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर, ये सारा का सारा कर्नाटक में स्थित एरिया है। और कर्नाटक का मैं अभी बता के गया हूं कि भारत का सबसे ज्यादा यदि जमाव देखे, भंडारण देखे, तो वो कहां पर मिलता है? कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक में स्थित कुद्रेमुख ये कहां पर है? कर्नाटक में है। वो 100% निर्यात की इकाई है। मतलब यहां से जो भी लोहा निकलेगा उसका निर्यात कर दिया जाएगा। और कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। लोहा अयस्क करदम, जिसको सलरी कहते हैं, सलरी, इस सलरी को हम पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। कहां पर? मंगलुरु के निकट एक पतन को भेजा जाता है। ठीक है, इसका ये परिवहन भी होता है। एक पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। देखिए, एक तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का पढ़ा था हमने, और एक है महाराष्ट्र और गोवा की पेटी। इसमें महाराष्ट्र का कौन सा एरिया आ जाएगा? रत्नागिरी का, रत्नागिरी जिले का एरिया आ जाएगा। यहां पर क्या है? लोहे का जमाव है। यहां से लोहा निकाल करके मारमागांव जो पतन है इसके द्वारा जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पेटी है। कौन सी? महाराष्ट्र गोवा पेटी। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज के। देखिए, मैग्नीज भी क्या है? लोह खनिज है। मैग्नीज भी कौन सा है? लोह खनिज, लोहा
खनिज है। लोहे का अंश पाया जाता है, इसमें भी चुंबकत्व होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। भारत में यदि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण देखें, दोनों ही उड़ीसा में मिलेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक आ जाएगा। क्लियर है? क्या काम आता है मैग्नीज? मैग्नीज एक तो लोहे के साथ मिल करके उत्पाद बनाने के काम में आता है, जैसे इस्पात बनाना हो तो लोहे के साथ मैग्नीज को मिलाया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर है, कीटनाशक दवाएं हैं, पेट की दवा बनाने के लिए, मतलब मेडिसिन डिपार्टमेंट में इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा सवाल मैप से आते हैं, मैप से। इसमें आपको मैप में ये ध्यान रखना है कि अब्रक का, बॉक्साइड का, मैग्नीज का, लोहा अयस्क निर्यात का, लोहा अयस्क खानों का और लोहा अयस्क क्षेत्र का, ये आपको मैप के माध्यम से समझाया गया है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले लोहा अयस्क क्षेत्र की, तो ये वो क्षेत्र है, ये वाला, जिसको आपने किसके रूप में पढ़ा था? कर्नाटक के रूप में पढ़ा था, जिसमें बेल्लारी सबसे प्रमुख था। बेल्लारी, हासपेट कह दें, कुद्रेमुख कह दें, शिमोगा कह दें, बाबा बदून की पहाड़ी कह दें, ये सारा एरिया ये वाला है कर्नाटक का एरिया। ठीक है। और इसके बाद में यदि हम मध्य क्षेत्र में आए तो ये चंद्रपुर और छत्तीसगढ़ वाला एरिया, चंद्रपुर और छत्तीसगढ़ वाला एरिया, यहाँ पर क्या है? लोहे का जमाव है और यहीं से उत्पादन भी होता है। जैसे दुर्ग, चंद्रपुर और बेल्लाडीला हमने पढ़ा था। एक वो क्षेत्र आ गया जो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से संबंधित है, ये वाला एरिया। तो इसमें यदि भारत में देखें कि लोहा अयस्क के खदान और क्षेत्र कौन से हैं, तो ये तीन ही मुख्य पेटियां आपने याद करनी है। चौथी यदि आएगी तो वो रत्नागिरी और गोवा की आ जाएगी, रत्नागिरी महाराष्ट्र का हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा यदि हम बात करें कि लोहा के निर्यात, लोहे के अयस्क के निर्यात की बात करें, तो निर्यात के लिए हमने एक तो न्यू मंगलुरु को पढ़ा था, एक मारमागांव को पढ़ा था, इसके अलावा विशाखापत्तनम को पढ़ा था और पारादीप। ये चार बंदरगाह आपने याद रखने हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? भारत से लोहे का निर्यात होता है विदेशों को। क्लियर है? अब हमने मैग्नीज की बात करनी है। देखिए, मैग्नीज की जब भी बात आएगी तो आपने सबसे महत्वपूर्ण जो जगह रखनी है वो उड़ीसा को ही रखनी है, उड़ीसा को। और उड़ीसा में कौन सा? एक तो सुंदरगढ़ का एरिया, एक केंदुझर का एरिया। क्लियर है? यहां पर मैग्नीज का उत्पादन होगा। उड़ीसा के बाद आपने कहा मध्य प्रदेश में बालाघाट की तरफ जाना है, और महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा के एरिया में जाना है, और इसके बाद यदि कर्नाटक की बात आएगी तो वहाँ शिमोगा का एरिया आ जाएगा, जहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। क्लियर है? अब बॉक्साइट की बात करते हैं। देखें, बॉक्साइट के लिए हमने कौन सा एरिया? बालाघाट का एरिया ही ध्यान में रखना है। बालाघाट के एरिया में नज़दीक में कटनी और अमरकंट और बिलासपुर, ये वाला एरिया, और उड़ीसा का कौन सा? कोरापुट का एरिया, ये बालाघाट का एरिया। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बॉक्साइट का उत्पादन होता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फिर अब्रक की बात करते हैं। अब्रक का नाम आते ही आपने सबसे पहले कहाँ बात करनी है? आंध्र प्रदेश की बात करनी है, जहाँ नेल्लोर क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ध्यान में रखना है, नेल्लोर क्षेत्र। क्लियर है? यदि राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में अजमेर के इर्द गिर्द का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। यदि बिहार की बात करेंगे तो बिहार में गया का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा, और झारखंड का हजारीबाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मैप रीडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, किसके हिसाब से? खनिजों के उत्पादन, निर्यात और उसके अयस्क के आधार पर। अब बात करते हैं हम एलो धातुओं के अंतर्गत आने वाला सबसे प्रमुख तांबा। देखिए, तांबा का उपयोग किस में करते हैं? बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रसायन उद्योग में, यहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। कहाँ मिलता है? भारत में। याद रखना है, बालाघाट। बालाघाट की खदान से लगभग 52%
तांबे का उत्पादन होता है। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है। और ये जो चित्र के अंतर्गत आपको ये खान दिखाई दे रही है, इसका नाम है मलंज खंड। ये सवाल आरपीएससी ने पूछा हुआ है कि मलंज खंड किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख है। और मलंज खंड है कहाँ पर, तो मलंज खंड मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, बालाघाट क्षेत्र में। बड़ी इंपॉर्टेंट खान है, ये ध्यान में रखना है। झारखंड, झारखंड का सिंह भूमि क्षेत्र जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। और राजस्थान में बात करें तो अलवर का खेतड़ी क्षेत्र, झुंझुनू का क्षेत्र है, ये प्रमुख हो जाएगा, अलवर और झुंझुनू का क्षेत्र। क्लियर है। अब बात करें बॉक्साइट की। देखें, बॉक्साइट का मैंने बच्चों से बहुत बार पूछा हुआ है कि बॉक्साइट देखा हुआ है क्या, तो बच्चे सिर हिला देते हैं कि नहीं देखा हुआ। देखिए, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क तो है बॉक्साइट, तो एल्यूमिनियम देखा है, इसका मतलब आपने बॉक्साइट तो देख ही लिया है। सबसे महत्वपूर्ण अधिक जो इसके लिए प्रमुख चीज है वो है सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले। एल्यूमिना क्ले मतलब इस ये एल्यूमिना क्ले ही है जिससे बॉक्साइट निकलता है, और उस बॉक्साइट से ही क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं। ये ध्यान में रखना है। भारत में बॉक्साइट का निक्षेपण जो है वो अमरकंटक पठार, मेकाल की पहाड़ियाँ और बिलासपुर। कहाँ पर है ये, एमपी में अमरकंटक। तो अमरकंटक विशेष रहेगा किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। यहाँ देखें, ये एक चित्र दे रखा है, ये बॉक्साइट खदान का एक चित्र आपको दिखाया गया है बुक में, ये आपने देखना है। इसी चित्र के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक कौन है, उड़ीसा। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर भी ध्यान में रखना है कि 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन अकेला कौन करता है, उड़ीसा करता है। और यहाँ का कौन प्रमुख है, कोरापुट जिले का जो पंचपतमाली निक्षेप है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भारत का ही, पूरे भारत का ही सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये पंचपतमाली निक्षेप आ जाएगा। कहाँ पर है, कोरापुट जिले में है। और राज्य कौन सा है, उड़ीसा। इसके बाद अधात्विक खनिज की बात आएगी जिसमें आप पढ़ेंगे अभ्रक। देखिए, अभ्रक के बारे में भी मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से कि अभ्रक देखा है क्या, बोलते हैं नहीं देखा। लेकिन अभ्रक जो खंबे हैं, खंबे पर हम जो तार बांधते हैं तो उस पर ये जो पत्थर का चीज़ लगी होती है, ये अभ्रक ही तो होता है। आपने हीटर देखा होगा, हीटर में जो जाली लगी होती है वो किसकी होती है, वो अभ्रक की बनी होती है। तो अभ्रक आप सब ने देखा हुआ है, ये चीज़ कभी मत कहना कि हमने अभ्रक नहीं देखा है। किस काम आता है ये, तो जो मैंने उपयोग बताया है, क्योंकि ये ताप रोधी होता है, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जहाँ पर विद्युत की तारें या विद्युत से संबंधित जो चीज़ लगाई जाती है वहाँ अभ्रक का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपकी बुक में यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बता रखा है, सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और विश्वावहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोध, जहाँ भी ये चीज़ होती है वहाँ अभ्रक का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर निक्षेप होता है अभ्रक का सबसे ज़्यादा, तो छोटा नागपुर का पठार आपने याद रखना है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर, झारखंड में है, झारखंड में है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बिहार झारखंड की कोडरमा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडरमा, गया और हजारीबाग क्षेत्र ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है किसका, अभ्रक का। क्लियर है। राजस्थान की बात करें तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र अजमेर के इर्द गिर्द का होगा। और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, नेल्लोर। तो ये अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र हैं। यदि हम चट्टानी खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, चूना पत्थर होता क्या है एक्चुअली, तो इसमें कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ मिलेगा ये आपको, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम की चट्टान या मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टान में ये मिलेगा। अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें होती है, अवसादी प्रकार की चट्टानें होती हैं। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो सीमेंट उद्योग में ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली चीज़ है। इसीलिए सीमेंट उद्योग का आधारभूत माल कौन सा है, चूना पत्थर ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ है। हमने खनिज की बात कर ली, हमने इसके खनन की बात कर ली, लेकिन हमने अभी तक क्या बात नहीं की है कि इसके संरक्षण की बात नहीं की है। यदि हम खनिजों का दोहन करते रहेंगे, इसका उपयोग करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा
कि ये खनिज हमारे पास नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम सतत पोषणीय विकास को देखते हुए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि भविष्य में इसका उपयोग, भविष्य में इसके उपयोग को देखते हुए, कैसे उपयोग, आदर्श उपयोग को देखते हुए कि ये हमारे पास भविष्य में संरक्षित रहे और हम इसका उपयोग करें, इस उद्देश्य से यदि हम खनिजों का संरक्षण करते हैं, वो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि सारे खनिज जो हैं वो ऐसा तो है नहीं कि असमप्य है, इसमें समप्य खनिज भी है जो भविष्य में खत्म हो जाएंगे, तो उनका उपयोग हमें सीमित करना होगा और उनके वैकल्पिक जो खनिज हैं वो भी हमें ढूंढने पड़ेंगे कि यदि हम कोई इस खनिज के विकल्प के रूप में यूज करें तो ये खनिज हमारे पास संरक्षित रह जाएंगे। जैसे जैसे पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो पेट्रोलियम का यूज ना करके हम बायोगैस का यूज इस्तेमाल करें, हम सूर्य के विकिरण से प्राप्त एनर्जी है उसका यूज करें, ताकि हम पेट्रोलियम को हम भविष्य में भी यूज कर सके वैकल्पिक तौर पर। यह चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब पेट्रोलियम की बात ही आ गई है तो पेट्रोलियम से संबंधित हम क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा संसाधन। क्या क्या चीज इसमें सम्मिलित होगी, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, और विद्युत से संबंधित जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, ऊर्जा संसाधन में। इन ऊर्जा संसाधन को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन में क्या क्या चीज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लकड़ी हुआ, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। कौन कौन सी, जल विद्युत और ताप विद्युत इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। गैर परंपरागत में कौन कौन से हैं, सौर, पवन, ज्वारीय, भूताप, ये ऊर्जा के प्रकार हैं। बायोगैस और परमाणु ऊर्जा इसमें शामिल किए गए हैं। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब एक एक ऊर्जा संसाधन की हम बात करते हैं। जैसे हमने बात की है परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले की। कोयला, देखिए भारत में 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। ये कौन से हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला मिलेगा, बिटुमिन्स प्रकार का। सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में किस प्रकार का, बिटुमिन्स प्रकार का। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला मिलता है, तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? कहाँ मिलेगा, तो ओबियसली खनिज है तो खोद करके ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दिया है कि खदान खोद करके और उसमें से कोयला निकाला जा रहा है। अब ये कोयले कहाँ काम आते हैं, देखिए लिग्नाइट जो कोयला है वो निम्न श्रेणी का भूरा कोयला, यही पूछ लिया जाता है कि भूरा कोयला कौन सा होता है, तो ऑप्शन में लिग्नाइट मिलेगा आपको, टिक कर देना, उत्तर सही हो जाएगा। लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है भारत में सबसे ज्यादा, तो तमिलनाडु के नेवली क्षेत्र में मिलता है लिग्नाइट कोयला। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। बिटुमिन्स कोयला, देखिए वाणिज्यिक क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपयोग में किया जाने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है। धातु शोधन में जो काम आता है वो बिटुमिन्स कोयले का प्रकार होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और सर्वोच्च कोटि का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है। यदि युग के आधार पर, जमाव के आधार पर यदि हम कोयले की बात करें तो 2 युग हैं, एक तो गोंडवाना क्रम का और एक टर्सरी क्रम का। भारत में 98% जो कोयले का जमाव है वो गोंडवाना क्रम का है और 2% जो जमाव है वो किस प्रकार का है, टर्सरी प्रकार का जमाव है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और गोंडवाना क्रम का जो कोयला मिलता है कहाँ मिलेगा आपको, सबसे प्रमुख दामोदर घाटी। दामोदर घाटी कौन कौन से राज्यों में है, पश्चिमी बंगाल और झारखंड के अंतर्गत। झारखंड के और पश्चिमी बंगाल के कौन से क्षेत्र, जो झरिया की बात करें झारखंड का, रानीगंज की बात करें पश्चिमी बंगाल का, बोकारो की बात करें झारखंड का, तो ये वो क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत कौन से कोयले मिलते हैं अपने को, गोंडवाना क्रम का उच्च कोयला मिलेगा। इसके अलावा यदि हम नदी के आधार पर बात करें तो गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा घाटियों में इस प्रकार के कोयले का जमाव मिलेगा। ये कौन से कोयले हैं,
गोंडवाना क्रम के कोयले हैं। और यदि हम टर्सरी कोयले की बात करें तो टर्सरी कोयला हमें हिमालय क्षेत्र में मिलेगा। हिमालय क्षेत्र में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। क्लियर है। टर्सरी कोयला होता कौन सा है? एक्चुअली जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय के निर्माण के समय उथल पुथल से जो वनस्पति थी वो हिमालय की तलहटी में दब करके आज कोयले के रूप में निर्मित हो चुकी है। इस प्रकार का कोयला टर्सरी कोयला कहलाता है। तो ऑब्वियसली ये कहाँ मिलेगा? हिमालय क्षेत्र में ही मिलेगा। इसके बाद हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। देखिए, कोयले के पश्चात दूसरा जो विकल्प है ऊर्जा संसाधन का वो कौन सा है? पेट्रोलियम ही है। पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम अधिकतम किस काल का है? तो टर्सरी काल का ही। और कहाँ मिलेगा आपको? अवसादी चट्टानों। अवसादी चट्टानों के क्षैतिज जमाव में कौन से खनिज पदार्थ मिलेगा आपको? पेट्रोलियम मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। भारत में कहाँ मिलता है हमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम? तो 63% अकेला जो जमाव है, उत्पादन जो है वो मुंबई आई से होता है, 18% गुजरात से होता है, 16% असम से होता है। तो ये 3 क्षेत्र है जहाँ से क्या हो रहा है? पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है। मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में अब तटीय क्षेत्र की बात करते हैं। तटीय क्षेत्र में गुजरात का एक अंकलेश्वर स्थान है जो महत्वपूर्ण स्थान होगा। भारत का सबसे पुराना जो तेल उत्पादक राज्य है वो असम है। नोट कर लेना, छपने वाला सवाल है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, ये ध्यान में रखना। और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। असम में कौन कौन से क्षेत्र है? डिगबोई है, नारकटिया है, मोरन हुगरीजन है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं। क्लियर है। इसके बाद प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक गैस में सबसे प्रमुख चीज क्या आ जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल मान लिया जाता है, इसीलिए इसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहते हैं। आने वाला सवाल है, छप गया मानो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। ये वर्तमान से संबंधित सवाल है। और आज भी प्राकृतिक गैस का प्रमुख जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? मुंबई हाई और उससे संबंधित क्षेत्र हो जाएंगे। अब हमने जो प्राकृतिक परंपरागत ऊर्जा के संसाधन की बात की है उनको मानचित्र पर चिन्हित करना हमारे लिए जरूरी हो गया है। देखें, यहाँ आपको हजीरा दिखेगा या अंकलेश्वर, झाबुआ, विजयनगर, जगदीशपुर और यहाँ सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, ये वाला एरिया है। ये एक्चुअली पाइपलाइन को दिखाया गया है कि यहाँ से पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस और तेल यहाँ सप्लाई किया जाता है। और इस पाइपलाइन का नाम है HBJ, हजीराबाद, बीजापुर और जगदीशपुर। ये भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, ये ध्यान में रखना है। और कहाँ से आ रही है? मुंबई आई क्षेत्र से आ रही है। क्लियर है। इसके अलावा यदि हम कोयले की बात करें, जैसे कि कोयला क्षेत्र की बात करें तो कोयला क्षेत्र में यही कोरबा, सिंगरौली, बोकारो, झरिया, रानीगंज वाला एरिया ये आ जाएगा, जो कहाँ पर है? जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में और बिहार में। और कुछ तालचेर की बात करें तो उड़ीसा का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। तो ये आपने मैप रीडिंग भी करना। और नेवली की बात आती है तो हमेशा तमिलनाडु की ओर जाना है, ये ध्यान में रखना है। यदि हम तेल क्षेत्र की बात करें तो तेल क्षेत्र में एक तो ये असम वाला एरिया आ जाएगा और एक ये मुंबई आई वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये तेल क्षेत्र है। क्लियर है। इसी प्रकार मैप में हमने आणविक और तापीय क्षेत्र भी करने। आणविक क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम एक एक की बात करते हैं। रावत बाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये सवाल पूछे जाएंगे मिलान करने में, आपसे 100% ये सवाल पूछा जा सकता है। काकरापार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ट्रम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किग्गा कहाँ है? कर्नाटक में है। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये विशेष क्या चीज़ है? ये परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं। कहाँ पर? भारत में। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रावत बाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में है। तारापुर और ट्रम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किग्गा कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कल्पक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक एक सवाल इसका इम्पोर्टेंट है।
यहाँ देखें HBJ की बात आ गई। मैंने बताया था कि हजीरा और विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। विजयपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जगदीशपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये पाइपलाइन है, भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है 1700 किलोमीटर की। ये मुंबई आई से लेकर के और बसीन को पश्चिम और उत्तर भारत में उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ते हैं। इसको भारत की धमनी कहते हैं। किसको? इस पाइपलाइन को। क्लियर है? एक आजकल गाड़ियों में तरल ईंधन का उपयोग भी होने लगा है, वो भी ऊर्जा संसाधन है जिसको हम CNG कह देते हैं। CNG की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर से बोल रहा हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में क्या कह देते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कह देते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर विद्युत की बात करते हैं। देखें, विद्युत के आधार पर यदि इसके उत्पादन के तरीके की बात करते हैं तो दो तरीके से होता है। एक तो हम प्रवाही जल से, बहते हुए जल से टरबाइन घुमा करके हम विद्युत का निर्माण कर लेते हैं। और एक जो परंपरागत खनिज है हमारे, कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनसे हम ईंधन के रूप में यूज करके और उससे टरबाइन घुमाते हैं। घूमेगी टरबाइन ही, लेकिन दो अलग अलग तरीके हैं। तो विद्युत निर्माण के ये दो तरीके हैं। ऐसे ही हमने गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन की भी बात करनी है, जैसे कोयला है, तेल है, गैस है। इनसे भी जो विद्युत का निर्माण हो रहा है वो गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करके हम पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कोयले का, प्राकृतिक तेल का, गैस का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे CO2 निकलती है और वो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसका विकल्प हमें तैयार करना चाहिए और वो क्या कहलाता है? नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अपशिष्ट पदार्थ से जनित ऊर्जा जो है वो इसके विकल्प के रूप में हो सकते हैं। किसके? जो कोयला, तेल और गैस के पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करने वाले जो संसाधन है उसके अगेंस्ट। ठीक है। इसके बाद में परमाणु और आणविक ऊर्जा की बात हमने करनी है। देखिए, परमाणु और आणविक ऊर्जा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तत्व क्या है? यूरेनियम और थोरियम है। इसके अलावा जो चीज मिलेगी वो मोनाजाइट मिलेगी। यूरेनियम और थोरियम जो है ये कहाँ मिलेंगे हमें? झारखंड और राजस्थान में। झारखंड और राजस्थान में। और जो मोनाजाइट है वो और थोरियम की कुछ मात्रा कहाँ मिलेगी? केरल की बालू मिट्टी में मिलने वाले ये एलिमेंट है, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? केरल से। अब बात सौर ऊर्जा की आती है। देखिए, भारत एक उष्ण कटिबंध देश है और यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। सूर्य का जहाँ भी तापमान अधिक रहेगा, प्रत्यक्ष किरणें आएंगी, वहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी है, टेक्निक है, जिसके द्वारा धूप को सीधे विद्युत संयंत्र में परिवर्तन कर दिया जाता है, विद्युत में परिवर्तन कर दिया जाता है। और इस प्रकार के क्रियाकलाप की संभावना भारत में ज़्यादा है, जिससे क्या उत्पन्न हो रहा है? सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। फिर हम बात पवन ऊर्जा की करते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी महान संभावनाएं हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का ये एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखना है कि विशालतम पेटी तमिलनाडु में कहाँ पर है? नागरकोइली क्षेत्र में से लेकर के मदुरई तक ये फैली हुई है। ये भारत की सबसे विशालतम पेटी है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। इसके अतिरिक्त कहाँ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा के फार्म बनाए गए हैं। नागरकोइली के अतिरिक्त कहाँ संभावना है? तो जैसलमेर। कहाँ? राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसकी संभावनाएं हैं, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने बायोगैस को पढ़ना है। बायोगैस क्या चीज़ है? जो जैविक पदार्थों से के अपशिष्ट होते हैं उनसे हम जो विद्युत का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। जैसे झाड़ियों से, कृषि अपशिष्ट से, पशुओं के अपशिष्ट से, मानव जनित अपशिष्ट से, या घरेलू उपभोग की चीज़ें हैं उनके बचे हुए पदार्थों को हम इस्तेमाल करके और उसका ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। इस प्रकार के बायोगैस संयंत्र हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? गांव में, ग्रामीण अंचल में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और गांव में इसको क्या नाम से जानते हैं? गोबर गैस प्लांट के नाम से जानते हैं। गोबर गैस प्लांट के नाम से जानेंगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब
इस प्रकार के जो बायोगैस प्लांट है उसको आपने इस चित्र के माध्यम से समझना है कि इस प्रकार के संयंत्र लगे होते हैं। फिर बात करते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा की। देखें, ज्वारीय ऊर्जा क्या चीज़ है कि महासागरीय तरंगें जो होती हैं उनसे जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो क्या कहलाती है, ज्वारीय तरंगे कहलाती है। और ऐसी संभावनाएं ओबियसली कहाँ होगी, महासागरों के किनारे के नज़दीक ही होती है। कहाँ मिलेंगी, खंबात की खाड़ी में सबसे ज़्यादा, फिर कहाँ, कच्छ की खाड़ी में, पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा के इर्द गिर्द ऐसी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। खंबात की खाड़ी को आपने ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा संभावना यहीं पर है किसकी, ज्वारीय ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं। देखें, भूगर्भिक भाग में जो तापमान बढ़ने से जो द्रवित पदार्थ बन गया है उसका धरातल की तरफ तापमान भेजना या फिर उद्भेदनीय हो जाना, ज्वालामुखी की भांति उद्भेदनीय हो जाना, वो क्या कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार की भूतापीय ऊर्जा भाप के रूप में धरातल की तरफ आती है। उस भाप से टरबाइन चला करके हम विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के 2 प्रयोगशालाएं हैं, 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। छप गया मान लो, बारंबार इस पर सवाल पूछा जाता है। एक तो है हिमाचल प्रदेश का मणिकरण, हिमाचल प्रदेश का मणिकरण जो कि कहाँ पर है, पार्वती घाटी में स्थित है। और दूसरा है लद्दाख की पुग्गा घाटी में, लद्दाख की पुग्गा घाटी में। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। ये किस से संबंधित है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने ऊर्जा संसाधन पढ़े हैं उसमें अधिकतर क्या है, समाप्य महत्वपूर्ण और समाप्य जो भविष्य में कभी खत्म हो जाए। तो ऐसे समाप्य संसाधनों को संरक्षित करने के लिए हमें उनके विकल्प की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा कि पेट्रोलियम की जगह हम बायोगैस क्यों नहीं इस्तेमाल करते, बायोगैस का इस्तेमाल करके हम उन पेट्रोलियम संसाधनों को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और भारत में ऐसे संरक्षण की आवश्यकता भी है। कारण क्या है कि भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत गिना जाता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा ऊर्जा संसाधन है नहीं, इसीलिए जितने हैं उनको संरक्षित करना जरूरी है ताकि हम भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकें। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में विस्तार से जाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।